नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज पुनः आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग BPSC 4.0 जो अपकमिंग वैकेंसी है, जिसे कभी भी आने की उम्मीद है, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं हिंदी विषय का। तो उसी के तैयारी से संबंधित व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा, समझिएगा और जो MCQ दिए गए हैं उसका जवाब दीजिएगा और समझ पाइएगा कि कैसा आपका तैयारी है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि जब तक सिलेबस नहीं रहता है कोई भी एग्ज़ाम का, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो उसी प्रकार यहाँ भी BPSC में कहीं भी कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग जो है प्रत्येक टॉपिक जितना हम करवा रहे हैं अच्छे से कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि 80 नंबर का जो हिंदी है और क्वालिफाई पेपर जो हिंदी है 22 नंबर, वो भी इसी से होता चला जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सारा चीज़ उपलब्ध है, उसको देखिए। अगर हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन, कोई भी स्टेट का TGT, PGT, EMRS, KVS किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है हम लोग कारक टॉपिक को देखेंगे, यानी कारक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ये लेक्चर 49वां है। इससे पहले 1 से 48 करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से लेकर 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 48 तक जो है वो व्याकरण है। और इसी प्रकार छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको देखते चले जाएंगे, यानी व्याकरण के संपूर्ण तैयारी को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप BPSC 4.0 के TGT, PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो वीडियो को आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए, समझिए और जो है अंत में जो MCQ दिए जाएंगे उसका जवाब दीजिएगा। 20 MCQ में आपका कितना सही हुआ है। तो कारक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी हिंदी से संबंधित कंपटीशन है उसमें कारक से प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है, तो सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ए स्टेट के लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो इधर से हम PDF भेजेंगे, जिसको कर देने से आपका ए स्टेट की जो है निकलने की पूरी संभावना है 100%। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और चैनल पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है 29, प्रीवियस से 9 है और लेक्चर जो है लगभग 50 करवाया जा चुका है। तो उसको आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो इसी प्रकार हम लोग आने वाले जो टॉपिक रहेगा, विशेषण है, कार्य है, वाक्य है, वाच्य है, इन सारे टॉपिकों को भी देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग जो है व्याकरण के सभी टॉपिक को देखते चले जाएंगे और जो भी छूटेगा उसको जो है हम लोग मैराथन में देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आप देख पा रहे हैं आज जो हम कारक को देखने वाले हैं, कारक टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो कारक के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है। हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिकों में बांट करके आपको अच्छे से करवाया जाए, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे आप छोड़े नहीं और छोटे छोटे टॉपिक में रहेगा तो आपको समझने में भी सावधानी होता है। तो आज जो है कारक को देखने वाले हैं, कारक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी से संबंधित MCQ देखेंगे, कैसे प्रश्न पूछता है और कौन कौन प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 20 MCQ को देखेंगे, जिसमें 7-8 सोलू के जो प्रश्न रहेंगे वो पूछा हुआ प्रश्न है 11 और बाकी जो प्रश्न है वो संभावित प्रश्न है। तो देखिए, कारक के बारे में कहा जा रहा है कि क्रिया का निष्पादन करने और उसमें सहयोगी बनने वाले संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के संबंध को सूचित करने वाले को कारक कहते हैं।
यानी सहयोगी बनने वाले होगा, या संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के संबंध को सूचित करने वाले होगा, उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया का कैसा संबंध बन रहा है उसके अनुसार ही उनकी कारकीय स्थिति का निर्धारण होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, माता बालक को दूध पिलाती है, मोहन चम्मच से दूध पीता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कारक से किसी क्रिया के संपादन होने, निष्पादन होने, यानी कुछ होने का पता चले, उसे कारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ बातें निकल कर आ गई। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कारक के भेद। तो कारक के भेद के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, जिसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। 8 भागों में डिवाइड है कारक के: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये कारक के 8 भेद हैं। अब यही 8 भेदों पे जो है पूरा कारक घूमता है, और यही 8 को जो है हम लोग बारे बारे से समझेंगे। तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया कि कारक से जो है किसी कार्य का होना या निष्पादन होने का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं, और कारक के 8 भेद माने जाते हैं। अब जो है हम लोग बारे बारे से देखेंगे। अब देखिए यहाँ कर्ता कारक है पहले। तो क्रिया निष्पादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, यानी जो कोई भी कार्य को संपन्न करता है, यानी उसका निष्पादन करता है, उसको जो है हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। इसके लिए ने और शून्य परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी शून्य परसर्ग मतलब वो ने शब्द जो है वो नहीं रहेगा, बिना ने शब्द का यानी बिना परसर्ग का ही जब काम कर देता है कर्ता, तो उसे शून्य माना जाता है। तो ये ने परसर्ग से। अब पूछेगा ने किसका सूचक है, तो कर्ता कारक का सूचक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ने चिन्ह किसका है, तो कर्ता कारक का है। ने किसकी विभक्ति है, तो कर्ता कारक का है। तो परसर्ग बोलिए, विभक्ति बोलिए, या कर्ता कारक चिन्ह बोलिए, तीनों एक ही चीज है। अब देखिए प्रश्न में पूछता है ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये प्रश्न बीपीएससी में देखने को मिला था, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ने के प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको जानेंगे। तो कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल के जो भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत, तो ये सभी में जो है कर्ता कारक का जो है ने का प्रयोग होता है, लेकिन अपूर्ण भूत में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो ये पूछ देगा भूतकाल के किस रूप में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, तो अपूर्ण भूतकाल में जो है नहीं प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ कैसे प्रयोग होता है, एग्जाम्पल के अनुसार देख लीजिए। तो सामान्य भूत में है राम ने आम खाया, आसन भूत में राम ने आम खाया है, पूर्ण में राम ने आम खाया था, संदिग्ध में राम ने आम खाया होगा, संभाव्य भूत में राम ने आम खाया हो, हेतु भूत में राम ने आम खाया होता तो अवश्य बता देता। तो ये जो है उसका जो है प्रयोग है। अब जो है आगे बढ़िएगा तो देखिए, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण भूत को छोड़ सभी भूतकालों में कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे किशोर ने खा लिया, राम ने उत्तर दे दिया। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने परसर्ग का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। तो ये जो है ने का प्रयोग है। कुछ और है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ज़्यादा अगर है तो व्याकरण भी आपके पास होगा, उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं दिए हैं व्याकरण तो वीडियो में टैग किया गया है वासुदेव नंदन प्रसाद का, उसको आप दे सकते हैं। या फिर अगर 1 महीना रुकिएगा तो हो सकता है कि सभी सब कुछ चला तो मेरा कंपाइंड करके जो है आपको PDF प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अभी तैयार नहीं है, धीरे धीरे टॉपिक तैयार हो रहा है, क्योंकि टाइपिंग करने में, चीज़ों को बनाने में समय लगता है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़ सभी भूतकालों में कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया, यानी प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा तो अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी में होगा। सामान्य अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं रखती, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, भूकना, थूकना, खांसना।
जिनमें ने परसर्ग का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता, जैसे उसने थूका, राम ने छीका, किसने खासा, उसने नहाया। तो इस प्रकार जो है ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझ में आया। अब देखिए पूछा जाता है ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसको भी मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्यत काल में ने परसर्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, यानी भविष्य काल में ने परसर्ग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, यानी अकर्मक क्रिया अंतिम खंड हो तो ने का प्रयोग नहीं होता। जिन वाक्यों में रगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं सकर्मक है तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने परसर्ग का व्यवहार नहीं होता, यानी ये जब 3 क्रियाएं रहेगा तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। तो ने का प्रयोग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसके बारे में आपको हमें लगता है कि जानकारी हुआ है। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो कर्म कारक है। तो जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है, और कर्म कारक के परसर्ग को और शून्य है, जैसे बालक आम खाता है, वृद्धा ने आम को फेंक दिया, तो ये कर्म कारक है। यानी शून्य मतलब है कि बिना जो है परसर्ग का भी जब कर्म कारक रहता है तो बिना परसर्ग का भी जब काम करे तो शून्य माना जाता है, ऊपर हम बता चुके हैं। अब जो है करण कारक है। तो जिस साधन के सहारे क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का परसर्ग से या के द्वारा है, जैसे राजा रथ से चलता है, पढ़ने से फायदा ही होता है, यानी उसके द्वारा संपन्न हो रहा है, यानी यहाँ से अलगाव नहीं है, यानी उसके द्वारा संपादित होता है, जुड़ाव होता है, तो करण कारक आता है। आगे बढ़िएगा तो संप्रदान कारक है। इसके बारे में कहा जाता है कि क्रिया जिसके लिए निष्पादन हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग शून्य, को और के लिए है, जैसे मोहन के लिए भोजन दे दो, राम को मिठाई दे दो, यानी इसमें भी शून्य होगा, को होगा और के लिए होगा। तो ये संप्रदान कारक का परिभाषा है। तो कोई भी टॉपिक है उसको जब तक 3-4 बार 5 बार नहीं देखिएगा, कम से कम तो 3 बार आपको देखना ही होगा। 3 बार से ज़्यादा देखिएगा और बेनिफिट है, लेकिन कम से कम 3 बार देखिए। और जितना प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, जितना करवाया जा रहा है, उसको आप 3-4 बार 5 बार बनाइए, ताकि आपको निर्णय देने की क्षमता जो है उसका विकास हो सके। अब जो है अपादान कारक है। तो अलगाव या बिलगाव बोध क्रिया सूचित करने वाले को अपदान कारक कहते हैं। इसका भी परसर्ग से है, पर यह अलगाव यानी विमुक्त, भिन्नता, तुलना आदि का अर्थ के लिए आता है, आदि के अर्थ के लिए आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से पानी टपका, यानी जब जुड़ाव हो तो क्या है अपदान कारक, और जब लगाव हो तो करण कारक आता है। ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यही दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इससे आपको बचना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके अच्छी तरीके से बुद्धिमत्ता से काम देना है और एग्ज़ाम को करेक्ट करना है, क्योंकि बुद्धिमान बनकर ही एग्ज़ाम को करेक्ट किया जा सकता है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए संबंध कारक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध वाचक कारक कहते हैं। इस कारक से अधिकार, कर्तव्य, कार्य कारण, मूल भाव, परिमाण आदि का बोध होता है। इसका प्रसर्ग का, के, की, रारेरी होता है, यानी ये जो है संबंध को दर्शाता है, लगाव को दर्शाता है, जुड़ाव को दर्शाता है, और इसका का, के, की, रारेरी है। अब संबंध कारक के प्रसर्ग का एक वचन पुल्लिंग का, और के जो है बहुवचन पुल्लिंग का, और की जो है स्त्री के एक वचन और बहुवचन दोनों का जो है बोध कराता है। जैसे राम का भाई भरत आया, मोहन के मित्र आए हैं, राम की बहन मालती पढ़ती है, राम की 5 बहनें पढ़ने में तेज है।
कुछ पॉइंट और है, तो इसमें कहा जाए मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, तेरा तेरे तेरे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे आदि सर्वनामिक संदर्भों में काके की जो है रारेरी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी पर जो बताया गया है काके की रारेरी तो परिवर्तित हो जाता है रारेरी में, जो आप देख रहे हैं। तो ये संबंध कारक था, यानी जब अधिकार हो किसी पे किसी का, उससे लगाव हो, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ज़्यादा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो बचा ही नहीं है। विशेषण है, एक कार्य है, उसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य है, वाच्य है। तो ये महत्वपूर्ण है, और बाकी उधर जो है रस अलंकार छंद है। तो मुश्किल से 8 9 10 टॉपिक महत्वपूर्ण जो है वो हम लोग देख लेंगे पहले। उसके बाद जो है अगर समय मिलेगा तो कहावतें, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सारे टॉपिकों को, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, इन सारे टॉपिकों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विशेषण देखेंगे, कार्य देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे, उपसर्ग देखेंगे, वाच्य और वाक्य देखेंगे। ये 6 टॉपिक देखने के बाद जो है काव्यशास्त्र की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अब जो है अधिकरण कारक है। तो क्रिया का आधार यानी स्थान वस्तु आदि बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण शब्द का अर्थ ही होता है आधार, आश्रय या अधिष्ठान। इसका प्रसर्ग में और पर होता है, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, घर में औरत गा रही है। यानी में पर जब प्रसर्ग रहे तो अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले चीज़ों को देखते हैं। अंतिम जो है संबोधन है, तो संबोधन कारक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका जो प्रसर्ग है, चिन्ह जो है हे, अरे, अहो, अजी, ए तथा शून्य होता है। संबोधन के चिन्ह होते हैं, यानी ये आदि संबोधन के चिन्ह होते हैं। संबोधन कारक के प्रसर्ग नहीं होते। यानी जिस प्रकार से उन सभी का प्रसर्ग था, संबोधन का प्रसर्ग नहीं होता, सिर्फ चिन्ह होता है। जैसे हे भारत, बार को शांत बैठो। तो इस प्रकार से जो है कारक के भेद थे, उसके पहचान थे, उसके जो प्रसर्ग थे, ये सभी को बताया है। अब जो है हम लोग डायग्राम से समझ लेंगे पूरे कारक को। यहाँ देखिए कारकों के प्रकार है, प्रसर्ग व वाक्य प्रयोग है। अब इसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा कारक को समझ लेंगे। यही जो मेन है, इसको से हम जो पूरा कारक को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ कर्म संख्या है, यहाँ कारक है, यहाँ विभक्ति या प्रसर्ग है, यहाँ वाक्य प्रयोग है। अगर इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपको पूरा कारक जो है ध्यान में रहेगा, क्योंकि यही मेन मुद्दा होता है। तो पहला जो है वो आपको पूछ देगा कि प्रथम विभक्ति, यहाँ विभक्ति इसको बोला जाता है। तो करण जो है किसने विभक्ति में है, तो तीसरा में है। संप्रदान जो है कर्मा चौथा में है, अपदान पांचवा में है, अधिकरण सातवां में है। तो ये विभक्ति चिन्ह जिसको कर्म बोलते हैं, ये विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अठवीं। तो ये विभक्ति चिन्ह है जो कर्म संख्या से इंगित है। और यहाँ कारक है 8, और यहाँ विभक्ति और प्रसर्ग है, यहाँ वाक्य प्रयोग है। अब देखिए पहला है कर्ता, तो इसका प्रसर्ग है ने और शून्य। बालक खाता है, बालक ने खाया। शून्य में देखिए बालक खाता है और बालक ने खाया, ने प्रसर्ग में आया। तो दोनों आप देख रहे हैं। उसके बाद कर्म होता है तो उसका को और शून्य है। जैसे बालक आम खाता है, यहाँ देखिए को नहीं है। बालक माँ को देखता है, यहाँ को आया है। तो शून्य में जो है छुपा हुआ रहता है लेकिन काज करता है। करण में से या के द्वारा है, मैंने डंडे से सांप को मारा। संप्रदान में को या के लिए, राम को पुस्तक दो, छात्रों के लिए कॉपी दो। अपदान यानी से, यहाँ जो है विखंडन होता है, तो पेड़ से फल गिरा। संबंध में काके की राजरी है, तो राम का घोड़ा, आपके घोड़े उनकी करम। अधिकरण में पर है, तो घर में बिजली घुसी, टेबल पर पुस्तक है। संबोधन हे अजी, अहो, अरे सुन है, तो हे राम रक्षा करो, अरे यह क्या किया। तो ये जो है प्रसर्ग था, उसके वाक्य प्रयोग थे, कारक थे और विभक्ति चिन्ह है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपदान से, संबंध काके की राजरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी, अहो, अरे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको जो विभक्ति चिन्ह है, कौमा स्थान है, ये नहीं भूल पाइएगा। लेकिन अभी तक जो है ऐसा नहीं पूछा है
बीपीएससी में, लेकिन पूछा जा सकता है, जो आगे देखने को मिलेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो ये जो आज था कारक के बारे में हम लोगों ने देखा है, उसके बारे में जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जो इससे संबंधित एमसीक्यू है जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, तो पहले जो 10-11 प्रश्न हैं वो पूछे जा चुके हैं बीपीएससी टीआरई 1 से 3 तक, और बाकी जो है 8-9 जो है संभावित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? तो आपको बताना है। तो हिंदी में कारक जो हैं आपको बताया गया है 8 प्रकार के हैं। विकल्प जो का है सही हो जाएगा। कोई व्याकरण में इसके प्रकार में जो है 7 प्रकार भी माना जाता है, लेकिन बीपीएससी ने 8 माना है, तो बीपीएससी के अनुसार ही आपको मार्क करके चलना है। तो 8 प्रकार के होते हैं कारक हिंदी में, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है 5 विकल्प रहेंगे, तो इसी जो चौथा 5वां विकल्प है आपको फंसाता है, तो उसी से बचना है। आगे बढ़ते हैं। कोई या के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कोई या के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है, आपको बताना था, और संप्रदान कारक का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, आप देख लीजिए। आगे है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। तो शब्द रूप को क्या कहते हैं? यहाँ तो कन्वर्ट हो गया। शब्द रूप को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो शब्द रूप को जो है संप्रदान कारक कहते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो ने विभक्ति जो है कर्ता कारक का चिन्ह है, कर्ता ने, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो कुछ सरल भी प्रश्न पूछे गए थे और कुछ जो है कठिन प्रश्न भी पूछे गए थे, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है आपको बताना है। तो कर्ता के ने चिन्ह का जो प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता है? तो भविष्य काल में भी नहीं होता है और भूतकाल के कुछ अंश में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो एक से ज़्यादा आंसर हो रहा है, तो विकल्प घ हो जाएगा, और विकल्प में से एक से अधिक। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो आपको बचना है, क्योंकि देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। आगे देखिए, पूछा गया था रा जो है किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो संबंध का कारक चिन्ह है, आपको पता है, और संबंध जो है विकल्प में नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं, कर्म है, करण है, आपदान है, लेकिन संबंध का के दायरे रहता है, तो वो नहीं है। तो जब विकल्प में नहीं है तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, और विकल्प में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ने चिन्ह का प्रयोग किस में होता है आपको बताना है। तो ऊपर बताया जा चुका है, सामान्य भूत में होता है, आसन्न भूत में, और एक चीज आपको बताया गया था, अपूर्ण भूत में जो है नहीं होता है, ऊपर बताया गया था। तो ये दोनों में होता है, तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वह घर से बाहर आया, तो यहाँ भी खंडन हो रहा है, तो अपदान है, बिल्कुल गलत। उसने लड़के को बुलाया, तो ये भी नहीं है, कर्म हो गया। उसने लड़के को मिठाई दी, जो इसी के संप्रदान यानी किसी के लिए हो रहा है, किसी को या के लिए कार्य किया जा रहा है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। उसने लड़के को मिठाई दी, विकल्प ग सही हो जाएगा, संप्रदान कारक यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, चांदी की थाली, क्योंकि थाली जो है चांदी का संबंध दर्शाया जा रहा है, तो विकल्प का जो है बिल्कुल सही है। नाव जल में तैरती है, तो ये अधिकरण का हो गया, तो गलत हो गया। इन दिनों वह पटना में है, तो ये अधिकरण का है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चांदी की थाली, यानी थाली जो है जो चांदी का है, संबंध दर्शा रहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। तो पेड़ शब्द का जो कारक है वो क्या होगा आपको बताना है। तो ये जो है पेड़ से पत्ता गिर रहा है, विखंडन हो रहा है, तो अपदान कारक हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न देखिए पूछा गया था,
BPSC TRA 3.0 का ये प्रश्न है। तो आप खुद देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? तो पर जो है कहा गया था में पर अधिकरण का है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न थे 11 पूछे गए प्रश्न थे। अब संभावित प्रश्न है उसको देखिएगा। तो इस तरीका से प्रश्न पूछता है, आपको तैयारी अच्छे से करना है। इसलिए हमने छोटे छोटे टॉपिक में हर एक टॉपिक में जो उससे संबंधित प्रश्न को देने का प्रयास किया है, ताकि आप पढ़िए और देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है, कैसे पूछा जाता है। से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो किस कारक का प्रसर्ग है आपको बताना है। तो ये जो प्रसर्ग है वो करण कारक का प्रसर्ग है, विकल्प ख सही हो जाएगा। पर किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो अधिकरण में पर होता है और अधिकरण यहाँ नहीं है, संबोधन है, अधिकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अधिकरण में पर होता है और अधिकरण इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कर्ता कारक वाला वाक्य है, तो कर्ता कारक वाला वाक्य कौन है आपको चुनना है। तो मोहन को जाना है, किसको जाना है? मोहन को। तो कर्ता कारक है, बिल्कुल सही। शाम को मत आना, यहाँ मना किया जा रहा है, तो कर्म ये तो गलत हो। सीता को पुस्तक दे दो, यानी ये तो जो है कर्म है, तो ये सब गलत है, विकल्प का सही है। मोहन को जाना है। अब आपको लग रहा को आया है, तो को जो है वो शून्य में छिपा हुआ है, यानी कर्ता जो है शून्य में यहाँ छिपा हुआ है, विकल्प को सही हो जाएगा। से अलगाव, से अलगाव जो है किस विभक्ति का कारण है? तो जब अलगाव का जो है से अर्थ निकले तो अपदान कारक का हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंह वन में रहता है, तो अधिकरण में पर होता है, तो वन में रहता है, तो अधिकरण हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं और उससे संबंधित जब MCQ बनाते हैं, तो आपका लगभग 20 में 20 या 19 सही होना चाहिए, क्योंकि सभी टॉपिक को पढ़ा दिया जाता है, तुरंत माइंड में रहता है, तो उसको जो है सही होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो 2-3 बार देखिएगा, वो सही हो जाएगा। तो जितना अच्छे से आप देखिएगा उतना अच्छा आपके लिए फायदा साबित होगा। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहा जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया के आधार को जो सूचित किया जाता है उसे संप्रदान कहा जाता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो आधार के लिए जो है अधिकरण आता है, सॉरी संप्रदान नहीं होगा, आधार के लिए क्या आएगा? अधिकरण आता है, तो विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आधार के लिए अधिकरण आता है। आधार या वस्तु स्थान का जो सूचित करता है उसे अधिकरण कहा जाता है, विकल्प ग जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सोहन मकान के भीतर है, इसमें कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है आपको बताना है। तो मोहन घर के भीतर है, तो अधिकरण में पर होगा, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे कहते हैं, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसके क्या कहते हैं? तो उसे जो है करण कहते हैं, यानी को लिए जिसके लिए काम करता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने कारक को बताने का प्रयास किया है, अगर कहीं कोई कमी है तो उसे मैराथन क्लास में सुधार दिया जाएगा और जो है कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो हमें जितना उचित लगा, जितना एग्ज़ाम के व्यू से सही था, उसको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। इसी को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न जो है कोई नहीं छूटेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जो है इस 20 MCQ में कितना सही किए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि BPSC 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट जो है आपको मिले, तो आप मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम जो है PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट। और स्टेट के लिए 199 रुपया इस पर पेमेंट कर दीजिए। और क्वालिफाई पेपर का जो
तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रुकना होगा। नोटिफिकेशन आएगा तभी उसका तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि 15 से 20 दिन में उसका जो है क्लास ख़त्म हो जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट होगा, 100 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे तो आप लोग का जो है क्वालिफाई पेपर लगभग क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट से रहिए उसको देख लीजिएगा तो आपका क्वालिफाई पेपर का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे प्रीवियस सेट है, प्रैक्टिस सेट है, लेक्चर है, व्याकरण का, हिंदी साहित्य का। अगर जो क्वालिफाई पेपर का देखना चाहते हैं तो समान अध्ययन, सामान्य हिंदी करके जो है 12-14 टॉपिक बनाया है उसको देख लीजिएगा, और व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक को देख लीजिएगा जो हम देख रहे हैं क्लास। तो आपका क्वालिफाई पेपर लगभग यहाँ से हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हम ऐसे ही आपके जो है व्याकरण के कुछ जो बचे टॉपिक है उसको करवाते रहेंगे, और लगभग जैसे हिंदी साहित्य पूरा किए हैं व्याकरण भी लगभग हम पूरा कर देंगे। और जो 2-4 टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का जैसे बचा हुआ 1-2 टॉपिक और व्याकरण का, तो अंतिम के दिनों में उसको देख लेंगे जब सभी टॉपिक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।